हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की। बात करेंगे हम क्लास 12th पोल साइंस की और डिस्कस करने वाले हैं पोल साइंस के बारे में बहुत कुछ। बात करेंगे हम एग्जाम स्ट्रेटजी की, बात करेंगे हम कि आपकी प्रिपरेशन को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिपरेशन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किस टाइप से हमें प्रिपरेशन करनी है अपनी पोल साइंस की, किन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है। बात करेंगे डूज़ की, बात करेंगे डोंट्स की, यानी कि क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 12th पोल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, यानी वो टॉपिक्स जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, यानी कि वो टॉपिक्स जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, वो टारगेट टॉपिक्स रहेंगे। और उनके ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया, वो टॉपिक्स अगर आपके कवर हो गए, तो इट मीन्स दैट 80% मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। ओके, जब हम बात करते हैं ना, हर कोई बात करता है, स्ट्रेटजी वीडियो में बात की जाती है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उनको पहले कवर करना है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि हमें पता ही नहीं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर वाइज शेयर करने वाला हूं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी। ओके, तो सब कुछ रहेगा आपके लिए, पोल साइंस के लिए, आपके स्कोर के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ क्लास 12th के लेकर के कुछ चैप्टर्स हमने पब्लिश किए थे, कुछ चैप्टर्स रह गए थे क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी हमें फोकस करना था। फिर भी अर्जेंट में अगर आपको लगता है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर तो एक चैप्टर या एक वीडियो और आना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, तो वो वीडियो आपको नेक्स्ट डे ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक्स नॉट टू बी मिस्ड की, यानी कि वो टॉपिक्स जिनको आपको मिस नहीं करना, वो टॉपिक्स जिनके ऊपर आपको अपना फोकस रखना, वो टॉपिक्स जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम आपकी बुक लेते हैं, पार्ट ए को लेते हैं, बुक ए को लेते हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को लगता होगा कि सर आप यहाँ पे करवा रहे हो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ हेडिंग्स की बात करेंगे, तो वो आप नोट कर लीजिए, वही हेडिंग्स है, आप इजीली कर पाते हो, यानी कि उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, वही आपकी हिंदी में। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी जो बुक ए है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो इसमें से कौन से टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्कोरिंग रहेंगे? तो उसमें देखिए गल्फ वार सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, गल्फ वॉर। उसके बाद आपका रहेगा द 21st सेंचुरी अब स्प्रिंग है, वो आपको करना है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। आसियान इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? यानी कि गल्फ वॉर की बात की, गल्फ वॉर इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपको पता ही है कि इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर के चल रहा है, गाजा पट्टी को लेकर के न्यूज़ में है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। तो गल्फ वॉर हो गया आपका, 21st सेंचुरी जो अरब स्प्रिंग है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यूरोपियन यूनियन, आसियान। इसके साथ साथ ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स, और ये आपके हॉट टॉपिक्स है अभी। ओके, तो इसमें ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कौन से नेशन करने, आपको रशिया करना है, चाइना, इजराइल एंड इंडिया। देखिए अगर हम कहें तो इजराइल है वो आपका यहाँ फिर या यहाँ पर, क्योंकि ये भी गल्फ वॉर भी वहीं से रिलेटेड है, उसी एरिया से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर इजराइल सेंटर में, तो इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% रहना ही है। ओके, कोई किंतु परंतु एक बट नहीं रहेगी। उसके बाद कन्फ्लिक्ट्स एंड एफर्ट्स फॉर पीस एंड डेमोक्रेटाइजेशन, तो यहाँ भी देखिए कि कन्फ्लिक्ट्स और एफर्ट्स फॉर पीस एंड द डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, इन श्रीलंका एंड इन मालदीव्स, तो ये भी आपको करने हैं। यानी कि यहाँ पर जो एफर्ट्स किए गए लिटिल बिट, यानी कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनको देख करके अच्छे से जाना आपको। उसके बाद हम अगर बात करें यूएनओ की, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन से हैं पता होने चाहिए आपको अच्छे से। की एजेंसीज जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ इंपॉर्टेंट रहेगा। सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन, ये आपका 100% आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ओके, तो ये आपको करना है। उसके बाद देखिए टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज, इसमें क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है। ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट रहता है, रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट भी इसी टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर किया। इसके साथ साथ आपका जो एक बाहर से टॉपिक आ सकता है वो है G20। G20 को लेकर के बुकलेट्स है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। मैंने G20 को लेकर के एक प्रोजेक्ट भी आपके साथ शेयर किया था, तो अगर आपने वो प्रोजेक्ट नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। ओके, तो वो वहाँ से आपको मोटे तौर पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो अगर कुछ आ जाता है तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ रहेगा आपका बुक ए से। उसके बाद बुक बी की अगर बात करें, वहाँ पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो चलिए देखते हैं। बुक बी में आपका जो पार्ट बी है आपका
पोल साइंस का, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसमें देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, कश्मीर प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लीजिएगा 1-2 मार्कर के लिए। ओके, इसके साथ साथ आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और नीति आयोग, क्लियर, ये आपको करना है अच्छे से। इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम करना है आपको। मल्टी पार्टी कोलिशन सिस्टम, इसमें हमें दिया गया है कुछ डिटेल भी दी गई है, तो वो अच्छे से करके जाओगे कि ये सिस्टम क्या था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इस टाइप के कोलिशन या गठबंधन बने थे, तो वो आपको करना है। जयप्रकाश नारायण एंड द टोटल रेवोल्यूशन, राम मनोहर लोहिया एंड द सोशलिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इस बार थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर, नेशनल इमरजेंसी, इसको लेकर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, इसके साथ साथ और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बी बुक में से, तो इसमें रहेगा डेमोक्रेटिक अपसर्ट्स, इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ द एडल्ट्स, बैकवर्ड्स एंड यूथ, और द कश्मीर इशू, ऊपर भी हमने बात कर ली, इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट्स फॉर ऑटोनॉमी, द एरा ऑफ कोलिशन, इसमें देखिए नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, जो कि पास्ट की कहानी है, यूपीए 1 एंड यूपीए 2, एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए 1, 2, 3, 4, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनडीए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, ओके, तो यानी ये सब कुछ हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये दोनों बुक में से टॉपिक है, इनको मार्क कर लीजिए। अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आया या नहीं देख पाए तो दोबारा से जाइए, पूरा वीडियो दोबारा से देख लीजिए और नोट कर लीजिए एक जगह पर, ठीक, और उनको मार्क कर लीजिए। मार्क नहीं, पहले नोट कीजिए कि ये टॉपिक्स है जो मुझे सबसे अच्छे करने हैं, सबसे पहले करने हैं। क्लियर, उसके बाद हम कुछ प्रिपरेशन टिप्स की बात करेंगे कि आपको पोल साइंस में अच्छा स्कोर करना है। देखिए इतना ईजी नहीं होता, जैसे हम सब्जेक्ट को कंपैरिजन करते हैं ना, पोल साइंस को अगर कंपैरिजन करें हम सोशलॉजी के साथ, पोल साइंस को कंपैरिजन करें अगर हम कंपेयर कर दें, अगर पोल साइंस का कंपैरिजन होता है ज्योग्राफी के साथ, साइकोलॉजी के साथ, तो देखिए वो सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग है, आप आउट ऑफ आउट ईजिली ले जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे कई सारी दिक्कतें आती है क्योंकि ये सब्जेक्ट अलग सब्जेक्टिव टाइप का सब्जेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है प्रिपरेशन में, और उसके बाद मैं डूज और डोंट्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए हमें क्या ध्यान रखना है। पहला है ट्राई टू मेक अ फ्रेमवर्क फॉर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिए। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि सो दैट यू मस्ट नो व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी। आपको मोटे तौर पे आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में से सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें आपको कॉमन सेंस से पता आपको, ओके, वो एग्जाम डेज में थोड़ी पढ़ोगे, तो आपको मोटे तौर पे पता होना चाहिए कि ये टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। एंड इसमें क्या होता है, फ्रेमवर्क में लिस्ट होती है टॉपिक्स की, पेज नंबर होता है, ओके, और सोर्स भी आप मेंशन कर लीजिएगा कि आपको ये एनसीईआरटी में से करना है या फिर आपको पास हेल्प बुक है या नोट्स है वहाँ से करना है, तो आपको वो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये टॉपिक कहाँ से करूँ। आप टॉपिक कर लेते हो, 1 घंटा आपने मत्थापच्ची कर ली एनसीईआरटी में से या नोट्स में से, बाद में समझ में आया कि भाई यहाँ से नहीं करना, ये तो मैं वहाँ से करूँगा, ओके। तो ऐसे आप अपना एक फ्रेमवर्क तैयार कर लीजिएगा कि कौन से वाला टॉपिक पढ़ना है चैप्टर वाइज, और वो कौन से पेज पे है, अथवा यानी कि अगर वहाँ पे नहीं है तो इट मीन्स दैट आपको कहाँ से रीड करना है, आपको अपने नोट्स में से करना है, कहाँ से करना है, तो वो अपना एक फ्रेमवर्क आपको तैयार करना है। क्लियर, उसके बाद यानी ये 1 घंटे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है, 1 घंटे में ये सब कुछ हो जाना चाहिए। उसके बाद है स्टडी फ्रॉम योर नोट्स इन एडिशन टू द टेक्स्ट बुक्स। आपने पूरे साल नोट्स तैयार किए होंगे, बड़े अच्छे से तैयार किए होंगे, कई बार हम उनको रखे ही रहते हैं। आपने नोट्स तैयार किए ना, उसमें आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर है, उसमें अच्छे से पॉइंट्स में आपने लिखा है, एनसीईआरटी में उतने पॉइंट्स में हो सकता ना दिया गया हो, तो नोट्स से भी आपको प्रिपरेशन करनी है, ओके। यानी कि इसमें आप जैसे पहले एनसीईआरटी में से कर लीजिए, उसके बाद आप नोट्स में से कर सकते हो, क्योंकि होता भी ऐसे है कि जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन को याद रखना है तो उसके बाद दूसरी रीडिंग देते हैं, ओके। तो आपको वो भी क्लियर होना चाहिए कि नोट्स है वो साइड में नहीं लगाने, वो जैसे टॉपिक चल रहा है आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, नोट्स में से देख लीजिए, वहाँ पे इजी पॉइंट्स में आपने इजी लैंग्वेज में लिखा है। क्लियर, तो ये आपको करना है। थर्ड, अगर हम बात करें तो जो तीसरी चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि राइट शॉर्ट नोट्स इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर ओन वर्ड्स, ओके। आपको देखिए शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है, माइक्रो नोट्स जिसको मैं बोलता हूँ, माइक्रो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड में स्कोर करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि पर चैप्टर आपको 1 पेज, यानी कि साइड 1 एंड साइड 2, ये 1 पेज हो गया।
चाहे वो चैप्टर हो 20 पेजेस का, चाहे वो चैप्टर हो 30 पेजेस का, आपका एक ही पेज का नोट्स बनेगा। माइंड मैप की तरह बनाना है, मोटे तौर पे हेडिंग 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 आपने लिख दिया, मोटे मोटे तौर पे कुछ पॉइंट्स आपने लिखे हैं। ओके, तो वो साथ साथ एक तो रिवीजन हो गया, एक ये कि उसके बाद जब आप कहीं पे भी जा रहे हो, चलते फिरते भी रिवाइज करना है, कभी आपको फास्ट मोड में रिवाइज करना है, 2 घंटे में सारे चैप्टर देखने, तो उस वक्त वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ साथ सबसे अच्छा तरीका याद करने का, क्योंकि उनमें हेडिंग दी होगी, फिर सोचोगे तो आप ना सोचोगे तो रिकॉल कर पाओगे ठीक तरीके से। ओके, इसके साथ साथ क्या करना है, गो थ्रू प्लेंटी ऑफ प्रीवियस ईयर्स आपके क्वेश्चन पेपर है या सिंपल क्वेश्चन पेपर है, आपको सॉल्व करने हैं काफ़ी सारे। ओके, इससे क्या होगा, एक तो आपका बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है वो कम हो जाएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से निकल के आएंगे जो हो सकता आपने प्रिपेयर ना किए हो, वही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें करनी है। और ये जो आप PYQ करोगे या फिर सिंपल क्वेश्चन पेपर्स करोगे, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, प्री बोर्ड को बड़ा सीरियसली लेना है। प्री बोर्ड की अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है ना, आपको लगता है कि भाई सारे चैप्टर तो है ही नहीं, क्या करें, लेकिन जितने चैप्टर करके जाओ ना, हाफ करके चले जाना, 60-70%, लेकिन वो मस्त वाले करके जाना। क्लियर? तो ये आपको करना है, सिंपल क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से करके जाना है। क्लियर? उसके बाद है फिगर आउट द टॉपिक्स दैट आर हार्डर। आपको ये भी देखना है, जब आपने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया तो आपको एक आइडिया लग गया कि भाई ये वाले टॉपिक है थोड़े हार्ड है। ओके, हार्ड है तो स्किप कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, हमें उन्हीं के ऊपर पहले फोकस करना है। ओके, डिफिकल्ट जो पोर्शन है ना, उनको पहले करना आपने को। ओके, दिस हेल्प्स इन कंप्लीटिंग अ डिफिकल्ट पोर्शन, लीव्स टाइम फॉर इजी पार्ट्स। इजी पार्ट्स के लिए टाइम रह जाएगा, इजी पार्ट्स को तो हम भाई चुटकियों में कर देंगे। ओके, क्लियर? तो ये भी आपको माइंड में रखना है कि जो डिफिकल्ट पोर्शंस है, अच्छा स्कोर करना तो भाई उनके साथ भी 2-2 हाथ है, तो उनको आपको पहले करना है। इसके साथ साथ लर्न द आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन गिवन एट द बैक ऑफ ईच चैप्टर। हम बात करें NCERT एक्सरसाइज की, NCERT की जो एक्सरसाइज है ना, 40-50% वही क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो वाली एक भी छूटना नहीं चाहिए। ओके, पहले वो एक अभियान चला था, एक भी बच्चा छूट गया समझो सुरक्षा चक्र टूट गया, तो यहाँ पे आपका सुरक्षा चक्र है ना वो टूट जाएगा अगर NCERT का कोई भी क्वेश्चन छूट गया, तो वो नहीं छोड़ना आपको। ओके, रीड द कार्टून्स एंड मैप्स दैट आर प्रेजेंट इन ईच चैप्टर थॉरोली। आपको जो कार्टून्स दिए गए हैं, जो मैप्स दिए गए हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से करना है, यानी कि एक फुल डे, 1 डे आपको इन्हीं के ऊपर लगाना है, एक दिन पूरा पूरा इनके ऊपर लगा देना। ओके, सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए कि कार्टून किससे रिलेटेड है, 4 लाइनें आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। ओके, मैप्स में क्या कुछ दिया गया, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्लियर ऑल द डाउट्स फ्रॉम योर टीचर। सारे जो डाउट्स हैं ना, अगर आपको इन बिटवीन डाउट्स आते हैं, अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिएगा, यानी कि एग्जाम में जाने से पहले, यानी कोई भी ऐसा स्कोप ही हमें नहीं छोड़ना है कि वहाँ पे जाकर के हमारी गाड़ी अटक जाए। क्लियर? तो इस टाइप से आपको लेकर के चलना है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब हम बात करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स की, कि आपको कुछ क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए, एग्जाम में हम जब जाएंगे तो आपका जो रीडिंग टाइम है उसको आपको अच्छे से यूज़ करना है, यूज़ इट टू द फुलेस्ट। रीडिंग टाइम जो आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, उन 15 मिनट्स को क्या करना है, उन 15 मिनट्स में आपको एक तो क्वेश्चन पेपर को स्कैन करना है। ओके, स्कैन करते हैं ना, ऐसे स्कैन करना है। वो स्कैन करने का मतलब ये कि 1 मिनट में 2 मिनट में वैसे ही देख लिया, इतना सही। आपको एक तो जो चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ओके, उनमें से आपको डिसाइड करना है रीडिंग टाइम में कि किस क्वेश्चन के साथ जाओगे, वो अच्छे से डिसाइड कर लेना, उसके पार्ट्स वगैरह देख करके, ठीक। और उसके ऊपर बड़ा सा एक सर्कल लगा दो कि भाई डन, ठीक। तो वहाँ पे कई बार ये होता है कि लास्ट में अनाउंसमेंट हो जाती है कि लास्ट 45 मिनट्स आर रिमेनिंग, कन्फ्यूज़ हो गए, कोई और ही स्टार्ट कर लिया, बाद में पता चला कि यहाँ नहीं, वो वाला क्वेश्चन करते बैठ रहते। ओके, तो हम यहाँ पे ये क्लियर करेंगे। दूसरा क्या करना है, दूसरा ये करना है कि हमें जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो जो केस स्टडी दी गई उसको रीड आउट कर लेना थोड़ा सा। ओके, यानी कि इन 2 कामों के लिए हमें यूज़ करना है। क्वेश्चन पेपर को सिर्फ स्कैन करना है, उसके बाद आपको चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस है वो डिसाइड करने, कंफर्म करने, और जो आपकी केस स्टडी है उनको रीड आउट कर लेना है, ताकि वहाँ पे आपका टाइम है वो सेव हो जाए। यानी कि इन 15 मिनट्स को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। सेकेंड थिंग क्या करनी है हमें, दूसरी चीज़, मेंटली डू द MCQs, पेसेस बेस्ड क्वेश्चंस, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस ड्यूरिंग द रीडिंग टाइम। यानी कि अगर आपके पास पेसेस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो अगर कवर हो जाते हैं
तो उसके बाद आप कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर जा सकते हो। वो अगर कवर हो जाते हैं तो आप मेंटली MCQs है यहाँ पर आ सकते हो। ओके, यानी कि ये इस टाइप का आपका पैटर्न रहना चाहिए कि जो 15 मिनट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक तरीके से यूटिलाइज करना हमें। उसके बाद है आपका जो 6 मार्कर क्वेश्चन है उनको प्रॉपरली प्लान आउट करना आपको। 6 मार्कर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग आंसर टाइप आपके क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए एज दे विल बी लेंथी एंड ट्रिकी होंगे ये जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, काफ़ी लेंथी है, तो पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, फिर प्लान आउट करना है। प्लान आउट करना है तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, 2-4 लाइनें उसके बारे में लिखिए। उसके बाद 6 रिलेवेंट पॉइंट आपको लिखना है, उनको अंडरलाइन भी करना है, हेडिंग के साथ लिखना है। ओके, और लास्ट में आपको एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी लिखना है। क्लियर, इस टाइप से लिखना है। 6 मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए, विद हेडिंग होने चाहिए, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए और कंक्लूडिंग पैराग्राफ होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको इंक्लूड करना है। तो उसके लिए प्लान आउट करना है, पहले लिखने नहीं लग जाना, पहले सोचिए कि हाँ ये चीज़ें इसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। क्लियर, ताकि कन्फ्यूज़न आपकी कम से कम हो। उसके बाद है डू नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। कई बार ये होता है कि भाई शॉर्ट क्वेश्चंस है, ईजी है, मज़ा आ रहा है करने में और हम लिखते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप पॉइंट्स में राइट कर रहे हो तो 2 मार्कर क्वेश्चन जैसे हम बात करते हैं तो उसमें 3-4 पॉइंट्स की बोलते हैं, 3 मार्कर में हम 4 to 5 पॉइंट्स की बोलते हैं। ओके, तो आप अगर वैसे भी लाइंस में भी कर रहे हो तो ये मान के चलिए कि 2 मार्कर है तो 4 लाइंस, 3 मार्कर है तो हम 6 लाइंस, इस टाइप से चलते हैं ना पैटर्न में। तो वही पैटर्न आप अपना माइंड सेट करके रखिएगा, बहुत एक्स्ट्रा टाइम हमें यहाँ पर नहीं देना। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ये भी ज़रूरी है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए गए हैं उन सभी को अटेम्प्ट करना है। ओके, राइट समथिंग, एनीथिंग। देखिए भाई, कुछ लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा। ओके, यानी छोड़ना नहीं है, कुछ लिख दो, कुछ नहीं आता तो कुछ भी लिख दो, जो भी आपको आता है, जो भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड याद आता है लिख दो। कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी लिख देना, छोड़ के नहीं आना, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये थे कुछ डूज डोंट्स, कुछ प्रिपरेशन टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए हैं, जैसे लास्ट 30 डेज़ की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए, रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी क्या रहनी चाहिए। ओके, अगर आप 0 पर हो और एग्ज़ाम सर के ऊपर है तो क्या करें आप, लास्ट ये जो 2 मंथ्स है इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें, विंटर का हमारा ये टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, इसको लेकर के कुछ और भी मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हैं मैंने आपके साथ शेयर किए, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा, हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ और आपकी क्यूरीज़ है, क्वेश्चंस है, सजेशंस है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ट्राई करूँगा कि आपको तुरंत विदिन 5 मिनट्स 10 मिनट्स में रिप्लाई भी दे पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।